नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। दोस्तों, हम सभी के ख्वाब रहते हैं कि हम और हमारा जो परिवार है वो स्वस्थ रहे। ये बात केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि देश भी ऐसा ही सोचता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हम सभी का ध्यान उन खाने की चीजों पर होना चाहिए जो हमें फिट रख सके, है ना। यदि बात कुपोषण की करें तो बीते दशक में भारत की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुए हैं और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। बावजूद इसके कुपोषण अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुपोषण से निपटने के लिए भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको मंजूरी मिली और हम सभी मना रहे हैं 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में। बता दें कि हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर नहीं करता कि हम कितना पौष्टिक भोजन खाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर उस भोजन को कितना पचा पाता है। आंकड़ों की माने तो आज गांव हो या फिर शहर, हर तीसरा व्यक्ति पाचन की समस्या, पेट और सीने में जलन के साथ साथ एसिडिटी से परेशान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और साथ ही साथ अन्य, अगर हम मोटे अनाजों की बात करें, जौ की बात करें, तो ये न केवल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं, बल्कि इससे भोजन आसानी से पच भी जाता है। कई शोध में पाया गया है कि मोटे अनाज जहां बढ़ती उम्र में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, ऐसे ही हमें कई तरह के पोषण भी इनसे मिल सकते हैं। जैसे हम कैल्शियम की बात करें, प्रोटीन की बात करें, जिंक की बात करें, इनसे बहुत ही ज्यादा हमें पोषण मिलता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही दुरुस्त हो जाता है। हाइपरटेंशन के अलावा हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं उसका खतरा भी काफी कम करते हैं ये मोटे अनाज। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञों से समझेंगे कि हम स्वस्थ और फिट रहने के लिए कौन कौन से अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही एसिडिटी की समस्या है, पेट में संक्रमण है, चर्बी चढ़ने की परेशानी है आदि इन संबंधित जो विषय हैं इन पर भी चर्चा होगी। विषय क्या है, आइए बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023, पोषण की बात हमारे साथ। यदि आप भी पेट से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फैटी लिवर, एसिडिटी की समस्या है, सीने में जलन की समस्या है, या फिर अगर आप स्वस्थ पोषण के बारे में कुछ जानना या फिर पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बता दें आपको कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ देश के बड़े विशेषज्ञ उपस्थित हैं, जो पूरे 1 घंटे तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मेधा कुलकर्णी जी उपस्थित हैं। आप जाने माने न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं और सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में स्वास्थ्य वृत्त की विभागाध्यक्ष भी है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय से डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सीजीएचएस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पंचकर्मा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारी तीसरी विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं हमारे साथ। बता दें, वैद्य प्रीति भोसले जी, आप आयुर्वेद में साइंटिस्ट हैं और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और तीनों ही हमारे विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हमारे दर्शकों को हम यहाँ पर जागरूक करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं पोषण और खान पान से जुड़ी हमारी एक विशेष रिपोर्ट। माँ, जी हाँ, एक शब्द का ये अक्षर जिसमें छिपी है एक बहुत बड़ी शक्ति। ये शक्ति है बेसुमार स्नेह की, क्योंकि माँ ही तो है जो अपनी कोख में बच्चे के आते ही तब तक जिम्मेवारियां निभाती है जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता और वो अपने पैरों पर चलना नहीं सीख लेता। क्या दिन और क्या रात, माँ के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो खाना भी खाती है तो अपने बच्चे के शेड्यूल के हिसाब से। जी हाँ, शिशु के जीवन और उसके पोषण का स्रोत माँ ही तो होती है। गौरतलब है कि अच्छा पोषण माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है और दोनों को ही बीमारियों से लड़ने में भी
शक्ति मिलती है। गौरतलब है कि यदि होगा सही पोषण तभी तो हमारा देश होगा रोशन। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो रहा है? अभी भी एक बड़ी आबादी पोषाहार से वंचित है। सरकार के अथक प्रयास के बावजूद 3 दशकों से जहां डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरा सोचिए तो कमी कहाँ है? शहरों की जगमग रोशनी है, गांव में लहलहाते खेत हैं, हमें खाने को तो सब कुछ है, फिर कमी कहाँ है? क्या आपकी थाली में पोषण की कमी है, या पोषण के बारे में हमें और आपको जानकारी ही नहीं है, या फिर अनाज उगाने वाले खेत ही बेदम हो चुके हैं? बता दें, ये अधूरा सच है। असली जड़ है बिगड़ते हुए भोजन के तरीके की। कहना गलत नहीं होगा, जब तक हमने पुराने और पारंपरिक खान पान के साथ कायदा बनाए रखा, एक डिसिप्लिन में रहे, तब तक हम स्वस्थ रहे। लेकिन जब से हम फाइन, रिफाइंड और जीभ चटोरी, जी हाँ, जीभ चटोरी के हिस्सा बने, बीमार पड़ने लगे और अस्पतालों में पहुंचने लगे। बता दें, कुपोषण वह अवस्था है जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, पोषक तत्वों और अन्य खनिजों से वंचित हो जाता है। बहरहाल, अब जरा पीछे लौटिए और पहचानिए ना इन अनाजों को। ये है बाजरा, ये है रागी और ये है ज्वार। इसी तरह ये है मड़ुआ। लेकिन अब हम न तो इसे जानते हैं और न ही पहचानते हैं। बता दें कि 2 दशक पूर्व, यानी 2 दशक पहले, ये सारे अनाज हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जीवन शैली की कदम ताल में हमने ही इन अनाजों को देहाती और गरीबों और जानवरों का भोजन समझा, और एक ऐसा वक्त आया कि इसे रसोई से बाहर निकाल दिया और जीभ चटोरी के संसार में कदम रख दिया। आज वैज्ञानिक और डॉक्टर इन्हीं अनाजों को पौष्टिक बताकर खाने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो मोटे अनाजों में आसानी से पचने वाले फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो लो सैचुरेटेड फैट के साथ लेने पर हृदय संबंधी बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। कई रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर देश में मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो 70% लोग न केवल कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि मोटापा, बदहजमी, डायबिटीज, अनीमिया, हार्ट कोलेस्ट्रॉल जैसी 36 बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में हमने मनाने का फैसला किया है। चलते चलते आपको बता दें कि ये कुपोषित या कुपोषण को केवल गरीब बच्चों की समस्या मानने की भूल मत कीजिएगा। कुपोषण की समस्या आप और हमारे घरों के बच्चों में भी हो सकती है, जैसे खाना खाने में रुचि न होना, खेलने कूदने में दिलचस्पी न दिखाना, अपच और कब्ज की समस्या रहना, या फिर वजन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, या फिर वजन का बहुत अधिक बढ़ जाना। ये सारे लक्षण कुपोषित बच्चे के लक्षण कहे जा सकते हैं। बता दें कि हर बच्चे में एक भारत होता है, फिर भी यदि वो कुपोषण से रोता है तो आप जागरूक बनिए। घर पर इन्हीं मोटे अनाजों को सुपर फूड बनाइए ताकि आपके बच्चे को बाहर का खाना ही पसंद ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़िए, अल्प पोषण से बचिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी मोटे अनाज और पोषण के प्रति जागरूकता से भरपूर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आपने विस्तार से जाना है, लेकिन बारीकियों को समझेंगे हमारे विशेषज्ञों से। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर मेधा, आपके पास में आप यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर हम बात करते हैं अच्छे पोषण की, तो बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी, सब्जी, दाल को ही समझते हैं। अगर हम अच्छे पोषण की यहाँ पर बात करें तो उससे आप क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले तो मैं कहूँगी कि पोषण, ये बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन, जैसे आपने कहा कि रोटी, सब्जी, दाल, इसके साथ साथ में जो यानी आयुर्वेद के अनुसार 6 रसों का समुच्चय होना ये बहुत ज़रूरी होता है। 6 रसों में मधुर रस यानी कार्बोहाइड्रेट जो जितने भी सारे हमारे हैं अनाज है वो सारे मधुर रस के होते हैं। उसके साथ जो सब्जियां होती है उसमें
कटु तिक्त कषाय, यानी कुछ कसैले होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ तीखे होते हैं, तो ये सारी जो रस है, ये जो सारी टेस्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ में है खट्टाई, वो भी ज़रूरी है। साल्टीनेस यानी जो नमकीन है, वो भी ज़रूरी है। तो ये 6 रस मिला के जो होता है वो संतुलित भोजन होता है। अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखे जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारा एक संतुलित बैलेंस डाइट कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इन्हीं को हम 6 रसात्मक भोजन कहते हैं, जिनको हम बैलेंस या संतुलित आहार बता सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर हमारे देश में या फिर पूरे अगर हम खाने की ही बात कर लें, अगर अलग अलग स्वाद हैं, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, तो उस सबका हमें समागम करना चाहिए अपनी थाली में, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। रिपोर्ट में एक बात कही गई थी, सही होगा पोषण तो देश होगा रोशन। डॉक्टर यादव, इसे आप कितना कारगर मानते हैं, कितना सत्य मानते हैं? देखिए, ये पूर्ण रूप से सत्य है कि अगर देश का पोषण ठीक होगा तो वास्तव में देश रोशन होगा। अगर उसके नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो देश की तरक्की में वो योगदान कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जहाँ तक आयुर्वेद की बात आती है, आयुर्वेद में मैं समझता हूँ दुनिया में इससे बेहतरीन पोषण का, आहार का वर्णन नहीं मिल सकता है। इतनी बारीकी से इसको तवज्जो दिया है कि उन्होंने जीवन के 3 स्तंभ, त्रयोपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यानी कि आहार को सबसे प्राइम फैक्टर माना है। तो आहार की इतनी इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ रखी गई है, कैसे खाना है, कब खाना है, इवन कि देश, काल, ऋतु, और कैसे उसको प्रोसेस में लेना है, कैसे उसको बनाना है, कैसे इवन कि जिसे हम अच्छा आहार मानते वो भी शरीर के लिए दोष कारक हो सकता है। उसके नियम तय किए, कब खाना है, कैसे खाना है, ऋतु के अनुसार नियम तय किए, मौसम के अनुसार नियम तय किए गए। प्रकृति में जो चीज जिस मौसम में जिस तरीके से पैदा होती है, उसी प्रकार उसका प्रयोग किया जाए, उसको संस्कार रूप में उसके गुणों में वर्धन करके शरीर के लिए पोषण युक्त तैयार किया जाए, तभी हम संपूर्ण पोषण है। जो आज हम मिलेट्स की चर्चा कर रहे हैं, यह हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से वर्णित है, और आज से अगर हम 70-80 साल पहले का जीवन देखें तो शायद इन्हीं पे हमारा जीवन आश्रित था, इसलिए हमारी व्याधियां कम थी। और जब ये हमने अपना खान पान बदला, जीवन शैली बदली, तो हम बीमार ग्रस्त हुए। अतः हमें पुनः प्रकृति की ओर जाना होगा और फिर से उन्हीं सिद्धांतों में अपने जीवन को ढालना होगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हमें अपने खान पान को अच्छा करना होगा, अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी पूरी तरह से स्वस्थ रूप से आगे उभर कर आ पाएगा। जीवन शैली की जब हम बात करते हैं प्रीति जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आजकल देखा जाता है कि अच्छी जीवन शैली नहीं है लोगों की, जिसके चलते स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जीवन शैली की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाता है। और अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, WHO ने भी एक नया उसके लिए सेगमेंट तैयार कर दिया है, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस में सिर्फ आपका ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ही नहीं आता, इससे बहुत ही डेडली डिजीजेस भी हो जाते हैं, जैसे स्ट्रोक होगा, या फिर स्ट्रोक जिसे पैरालिसिस कहते हैं। इवन कैंसर्स जो आज की डेट में फैल रहे हैं, वो भी एक बहुत मेजॉरिटी रूप से आप अगर पेशेंट की हिस्ट्री में जाएंगे तो वो लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही काउंट किया जाता है। सो लाइफस्टाइल में सिर्फ आपका ठीक से खाना ही नहीं आता, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। जैसे आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दिनचर्या मतलब जब से आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कुछ डिफाइंड स्टेप्स हैं, जो अल्टीमेटली आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म सब कुछ ऑल्टर करते हैं, जिसमें सिर्फ खाना नहीं, इनफैक्ट कब खाना है, कितना खाना है, उसके पैरामीटर्स हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल होती है कि हम लंच टाइम और डिनर टाइम के हिसाब से खाते हैं। हम ये फैक्टर नहीं कंसिडर करते हैं कि हमें उस समय भूख लगी है या नहीं, या हमारी बॉडी को उस समय कितना खाना चाहिए। और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ में खाते हैं, स्पेशली बच्चों में होता है ये चीज़ कि उनका लंच टाइम स्पेसिफिक है, या उन्हें एक ही पर्टिकुलर
टाइम पर जी। खाना खाना है, ये सारे जितने फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, और यही अल्टीमेटली हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो यही कुछ बातें हैं जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है, और जब जीवन शैली अच्छी नहीं रहती है तो उसके चलते हमें किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ता ही है। तो इसको सुधार करना है, हमें इसमें सुधार लाना है। क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल जान लेते हैं। महाराष्ट्र से कप्तान सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि विपरीत प्रकृति के भोजन को हम कैसे पहचानें, कब और कैसे उसे लें हम। बिल्कुल, विपरीत प्रकृति के जो जैसे भोजन है। अभी चतुर्मास चल रहा है, इसमें हमें पालक नहीं खाना चाहिए। जी जी जी। ऐसे ही जो जिसमें कीटाणु आ सके, ऐसा और क्या क्या चीजें हैं बारिश के मौसम में हम ना लें। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर मेधा आप? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि आयुर्वेद में ये सारा बताया गया है कि देखो, पहले तो चीज ये है कि हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये जो दोष होते हैं उनका कम अधिक होना जरूरी चलता रहता है। जैसे दिन में भी सुबह में कफ ज्यादा होता है, दोपहर में पित्त ज्यादा होता है, शाम को वात बढ़ता है। उसी तरह से सीजन में भी ऐसा ही होता है। जैसे वर्षा ऋतु, ये बारिश के ऋतु में वात का प्रभाव ज्यादा होता है और पित्त का प्रकोप होता है। तो इसलिए हम ये जो चीज खान पान की चीजें, जैसे आपने कहा कि पालक नहीं खाना चाहिए जी। तो जो चीज वात बढ़ाती है वो हमें नहीं खाने चाहिए। जैसे अंकुर, जैसे स्प्राउट्स है, या जैसे बेसन है, चना है, ये चीजें हमें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, जिससे गैस बनता है, जिससे एसिडिटी बनती है। तो ये और पानी जो होता है वो कच्चा होता है, वो पका हुआ नहीं रहता। पानी का भी हजम होना बहुत ही जरूरी रहता है। पानी कितना पीना है ये भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऋतु अनुसार है। तो वर्षा ऋतु में जो भी खान पान करना है या लाइफस्टाइल हमें ये करना है, जो हमारा रखरखाव है वो कैसे करना है, ये सारा हमें, जैसे पानी गर्म करके पीना है, जैसे हमारे इसमें मधुर रस यानी जो मीठी चीजें है, मीठी माने शक्कर वाली चीजें नहीं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट वाली है, जैसे अनाज है, जैसे हमारे ये मोटे अनाज है, इनको अगर हम रोस्ट करके भून करके खाते हैं तो वो हल्का हो जाता है। जैसे चातुर्मास में बहुत सारे उपवास बताया गया है कि एक बार ही खाना खाइए। तो इसका ये होता है कि हमारा जो भूख हो रहती है या जो हमारी पाचन शक्ति रहती है वो कम होती जाती है। इसलिए ये जो चीजें हैं वो धार्मिक स्वरूप दे के उसमें हमें बताया गया है। हमारे भारतीय संस्कार में या धार्मिक ऋतु में ऐसे ये कीजिए, तो इससे अपने आप ही हम ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और हमारा स्वास्थ्य रखते हैं। लेकिन आजकल ऐसे हुआ है कि हम ये उपवास के कंसेप्ट को थोड़ा सा बदल देते हैं। उपवास में हम साबूदाना खाते हैं, आलू खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए। हमारी पाचन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए इस सीजन में। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें मैडम ने बहुत अच्छा बताया इसमें कि हमें जो वर्षा ऋतु में है, वर्षा ऋतु में अग्नि मांद होने की वजह से सामान्य रूप से जो पहले भूख लग रही होती है वो आपको नहीं लगती है। तो हमें अपने शरीर की अग्नि का ध्यान में रखते हुए खाने में बदलाव ला देना चाहिए। जैसे अभी मैं शहरी लाइफस्टाइल में जो ऑफिस गोवर्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑफिस जाना है तो चलो फटाफट खा लो, उन्हें भूख नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको भूख नहीं है तो आहार का ग्रहण ना करें, आप उसको स्किप कर दें। जब आपको अच्छी तेज भूख मध्याह्न में लगे, दोपहर में, तभी आप खाना खाएं। और खाने खाने का नियम ये क्या है, जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम आहार लें। सुपाच्य, जो आसानी से पच जाए ऐसा आहार लें। सात्विक यानी आपके मन को प्रसन्न करे ऐसा आहार लें, और पौष्टिक आहार लें। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु में आप जितना अल्प आहार करेंगे, समय पे आहार करेंगे, भूख लगने पे करेंगे, उतना ही आपके स्वास्थ्य में ये प्रक्रिया वर्धन करती है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है कि इस ऋतु में हल्का आहार लेंगे तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आगे। उज्जैन से हमारे साथ कैलाश प्रजापति जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है शरीर को? बिल्कुल, कौन कौन से पोषक तत्वों की? जी, कुपोषण का अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी बीमारी होती है? बिल्कुल। प्रीति जी, आप इसमें जानकारी देना चाहेंगी?
जी देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में हर तरह के रसों की आवश्यकता सबसे पहले होती है। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपको पसंद आना चाहिए, खाने में आपके लिए रुचिकर होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप न्यूट्रिशन अच्छा लेने के चक्कर में कुछ ऐसा खाना खाएं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे सही तरीके से खा भी नहीं पाएंगे और आपका शरीर उसे अच्छी तरह से उसके जो पोषक तत्व हैं वो ले नहीं पाएगा। तो आपको अपनी रुचि का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा ये है कि आपको जो पैकेज्ड फूड है, जो भी खाना ऐसा है जो डब्बों में बंद आता है, वो खाना नहीं खाना चाहिए। बेकरी के जितने भी चीजें हैं, जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, इन सब में आपको हमेशा लेबल पढ़ के देखना चाहिए कि इसमें क्या डला हुआ है। उसमें आप बहुत तरह की इसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं कि ये मल्टीग्रेन है या जो भी है। आप अगर लेबल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि उसमें ले देकर प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं। इन सब चीजों से एसिडिटी भी होती है और वो बहुत ज्यादा पोषण नहीं मिलता। हमारा सिर्फ पेट भरता है लेकिन हमारे शरीर को कुछ नहीं पोषण नहीं मिल पाता, पोषण नहीं मिलता। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी डाइट में अगर आपको लेना है तो आप फल और सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और रोटी और चावल में आप कोशिश कीजिए कि गेहूं कम से कम लें, और जो मोटा अनाज है उस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी तरह के पोषक तत्व आपको मिलते हैं। कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शंस के लिए, वो मोटे अनाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम उसी को ही अलग अलग पकवानों में इस्तेमाल करें, सिर्फ आटे के लिए ही नहीं, उसके अलग अलग तरह के पकवान भी बनते हैं। आजकल तो प्रोसेसिंग इतनी हो रही है कि आपको इतने प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, चाहे चिप्स ले लीजिए, चाहे बिस्किट ले लीजिए, आपको दलिये के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो बहुत सारे विकल्प यहाँ पर बाजार में उपस्थित भी हैं। तो इन पोषक तत्वों की आपूर्ति आप मोटे अनाज से कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं मोटे अनाजों का, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ रहेगा पोषण तो देश रहेगा रोशन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं 2023। मोटे अनाज की महत्ता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे पोषण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में, जो जागरूकता फैलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप टोल फ्री नंबर जो कि टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, ईमेल आईडी फ्लैश की जा रही है, इन पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और बता दें कि ईमेल भी हमारे पास आ गई है रामेश्वर जी की लखनऊ से, और इन्होंने बोला है कि मेरे पिताजी हैं, 72 वर्ष उनकी उम्र है, किडनी 4.5 है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद के अनुसार खाने में उन्हें क्या क्या सेवन करना चाहिए। डॉक्टर मेधा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उनकी समस्या है। हाँ, देखिए उनकी उम्र अगर देखे जाते हैं कि 72 इयर्स के हैं, तो इस उम्र में वात का पहले से ही प्रभाव ज्यादा रहता है। दूसरा, उनका किडनी का कुछ बीमारी है, लेकिन क्या बीमारी है ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो क्रेटिनिन है वो 4.5 बना हुआ है, क्रिएटिनिन 5 बढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो उनका खान पान है उसमें सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो रखना चाहिए। तो उसमें जो सब्जियां है उसमें नमक का प्रमाण संतुलित रहना चाहिए। अगर हम सी सॉल्ट के बजाय, यानी जो रेगुलर नमक आता है उसके बजाय अगर सेंधा नमक यूज करते हैं, रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो ये थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके नमक को रिप्लेस करके सेंधा नमक या और प्रमाण जो है वो कम रखना चाहिए उसका। देन पोटेशियम के लिए वो फल ले सकते हैं, जैसे अनार है, ये फल वो ले सकते हैं, और केला है वो ले सकते हैं।
और खान पान यानी जो मोटा अनाज है उसको वो ले सकते हैं जो सुपाच्य है, जैसे कोदो है, जैसे मिलेट्स जो हम बोल रहे हैं, जैसे कोदो है, सामा है, या फिर रागी है। तो इन सारी चीज़ों का, रागी का उनको मांड बना के दे सकते हैं, रागी जैसे छाछ में मिला के रागी का बटर मिल्क, रागी बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हैं। सेकेंडली उनको पानी जो है वो उबाल के दे सकते हैं। धनिया जो रहता है वो धनिया मिला के उसको पानी को उबाल के रखें और वो पानी पीने दे सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें अगर वो उनके खान पान में लाते हैं तो वो जो दवाई चल रही है, हम यहाँ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि दवाई छोड़ के ये सारा कीजिए। तो ये दवाई के साथ जो खान पान की चीज़ें हैं वो उनको परहेज के रूप में करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा ध्यान उन्होंने ये आहार से संबंधित जो सावधानियां हैं जो बरतनी है आपको, किनका सेवन करना है, हमारी विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो मैडम, मेरा नाम मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा पोषण कैसा हो जिससे हमारा कुपोषण दूर हो सके। और घर में 3 प्रकार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनका पोषण किस तरह से रखना चाहिए। हमारा रसोई का मेनू कैसा हो, जैसे हमारा सोमवार से लेकर के इतवार तक के बीच में मेनू कैसे रखें। और जो मौसम के हिसाब से हमें कौन से फल लेने चाहिए, सब्जी लेनी चाहिए, अनाज लेने चाहिए, क्योंकि मौसम भी लोग पैदा करते हैं जी, दवाओं डाल के प्रकार से दूर रहें। बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही सारे सवाल इन्होंने पूछ डाले हैं कि पोषण कैसा हो जिससे कुपोषण दूर हो सके, हमारी रसोई का मेन्यू कौन सा कैसा होना चाहिए, संडे से अगर हम पूरे हफ्ते की बात करते हैं, मौसम के अनुसार कौन सी फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। तो मैं तीनों ही विशेषज्ञों से एक एक सवाल पूछना चाहूंगी। पोषण कैसा होना चाहिए डॉक्टर यादव जिससे कुपोषण दूर हो सके, क्या कहेंगे? देखिए, पोषण जो भी प्रकृति में उपलब्ध आहार है वो ऐसा हो जिससे आपके सबसे पहले तो मन को अच्छा लगे जी। मन को अच्छा के अलावा वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिन लोगों में मोटापा है तो इस समय हमारी सरकार और पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में मिलेट्स के ऊपर काफी चर्चा है। तो ऐसे में कुछ आहार है, मान लीजिए हम एक दिन सोमवार से शुरू करें तो एक दिन कोदो खाएं, एक दिन जौ का आटा खाएं, एक दिन हम बाजरा खाएं, और इस तरीके से अपने पूरे 7 दिन में अलग अलग तरीके के मोटे अनाज का हम उपयोग कर सकते हैं। कम से कम दिन में एक काल में, भोजन काल में तो इस बात को रखें। इसके अलावा देखिए, इन्होंने पूछा बच्चों, वृद्ध और युवा में दोनों की ऊर्जा की आवश्यकताएं अलग अलग है। यदि युवा है तो उसे हमें घृत भी देना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में घी का बड़ा महत्व है, इसलिए घी, मक्खन के रूप में, सरसों तेल, तेल, ये ऐसी चीजें हैं जो शरीर में चिकनाईपन और अधिक से अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। जहां मोटापे के पेशेंट्स हैं या लोग हैं, उनमें सरसों का तेल वजन घटाने का भी काम करेगा, और जितने हमारे मोटा अनाज है ये भी वजन को घटाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ उनके शरीर में जो हार्मोन्स वगैरह या अन्य बहुत सारे स्राव होते हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उन सबको बनाने में और शरीर को पोषण, न्यूट्रिशन मेंटेन करने में ये आहार उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रचलन में है कि ऋतु विपरीत आहार, यानी अब ये बरसात के मौसम में जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां कम से कम खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़ों के या कीटाणु के या इनके दोष कारक हो जाते हैं ये। फिर जल को उबाल कर प्रयोग करना चाहिए, ये लघु सुपाच्य हो जाता है। सेकंड, हमें ऐसा गुरु आहार नहीं लेना चाहिए वर्षा ऋतु में जो भारीपन पैदा करे, जैसे एक्सेस पनीर हुआ या नॉनवेज हुआ। इन आहारों को हमें परहेज करना चाहिए। लेकिन जहां बहुत भारी श्रम कर रहे हैं लोग, वहां आप इन तरह के आहारों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी कंप्लीट बैलेंस डाइट तभी बनती है जब षड्रस युक्त भोजन हो और सभी तरीके से आपको पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले, तो पूरे हफ्ते का आप प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मिदा, यहाँ पर मौसमी फल सब्जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब्जियों के बारे में तो ये जैसे डॉक्टर यादव ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियों को हमें नहीं सेवन करना चाहिए, फलों के बारे में क्या कहेंगे? फलों के बारे में आजकल तो हम देख रहे हैं कि सभी फल सभी ऋतुओं में हमें अवेलेबल हो जाते हैं, और वो खास करके फल जल्दी पकाने के चक्कर में उनमें से बहुत सारे
केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। जी। देन फलों की पैदाश बढ़ाने के लिए भी कुछ और चीजें ये डालनी जाती है। तो ये सारा अगर हम सोचे कि ये हो रहा है तो इससे हमें बचे कैसे, तो इससे हमें ये करना चाहिए कि पहले तो सीजनल फल, जो सीजन में जो फल आता है, जैसे आम है वो गर्मी के सीजन में आता है तो गर्मी के ऋतु में ही खाना चाहिए। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, वो गर्मी के सीजन का ही फल है तो उसको उसी में खाना चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन इसमें हमें जो शुष्क फल है जैसे मुनक्का है, जैसे किशमिश है, ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा फल माना गया है, या अनार है, ये अच्छा फल माना गया है। तो अगर उसको हम हर ऋतु में खाते हैं, जैसे अनार जो है वो पित्त कम करता है, एसिडिटी के इसमें काम करता है, तो उसको उस ऋतु में खा सकते हैं, अवेलेबल होता है। तो ये सीजनल जो फल आते हैं उसी सीजन के अनुसार हमें उनको खाना है। पपाया है, पपाया गर्मी बढ़ाता है लेकिन उसको भूख भी बढ़ाता है, तो ये विटामिन ए देता है। तो इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, उसके अनुसार फलों का चयन हमें करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, शुष्क फल जो मैंने बताया आपको, उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, ना कि फ्रेश फल तो खाना ही है। दूसरी और चीज है कि बनाना या केला जो है वो सस्ता फल है, लेकिन एक चीज खास करके देखनी चाहिए कि वो पकाने में कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से हमें केला देख के खाना चाहिए कि वो खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी और एक है कि केला कैल्शियम भरपूर देता है, भूख भी ये करता है, लेकिन वो अगर आपका पचन अच्छा नहीं है, अगर आपका अग्नि अच्छा नहीं है तो उसको नहीं खाना है। उसको ब्रेकफास्ट के समय खा सकते हैं, शाम के इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। तो इस तरह से अपने प्रकृति को, अपने रुचि को, अपनी पसंद के अनुसार उसको हमें खाने चाहिए फलों को। बिल्कुल। तो रसोई का मेन्यू भी ये जानना थोड़ा चाह रहे थे। प्रीति जी, आप क्या कहना चाहेंगे अगर इन्हें थोड़ी जानकारी यहाँ पर दे? जैसे अभी आपने पहले ब्रेक पर जाने से पहले जानकारी दी थी कि मोटे अनाज के अलग अलग रूपों को शामिल कर सकते हैं। जी, देखिए, अगर हम रोज़ के मेन्यू की ही बात करें इसमें, तो इस तरह के हम बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ अनाज की रोटी ही लेकर खाते हैं तो वो कई बार थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। हर किसी के लिए वो रूटीन डाइट में आ जाता है और फिर मन करता है कि आप बाहर का खाना खाएं, क्योंकि वो एक हैबिट भी बन चुकी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मोटा अनाज जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बहुत मुश्किल से पकता है या उसको पकाने में दिक्कत ही आती है। हम उसका डोसा बना सकते हैं, जैसे रागी है, रागी का डोसा भी बनता है और वो अगर आप खाएंगे तो वो एक नॉर्मल डोसा जैसा ही लगेगा हमें। फिर उसके बाद में जो सत्तू है, सत्तू के हम अलग अलग तरह के ड्रिंक्स बना सकते हैं, उसके मल्टीग्रेन के हम लड्डू बना सकते हैं। और ज़्यादा अपना न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए आजकल प्रोटीन बार्स और न्यूट्रिशन बार्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो हम घर पे भी बना सकते हैं, अलग अलग तरह के उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर और अनाज भी डालकर बना सकते हैं। और कुछ और भी स्नैक्स हैं जो हम इसी अनाज को रोस्ट करके बना सकते हैं, जैसे बाजरा है, बाजरे के पफ्स बना सकते हैं हम, जैसे हम चावल के जो पफ्स हमें मिलते हैं उस तरह से बना सकते हैं। ऐसे करके बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। और अगर किसी कारणवश हम नहीं भी बना पा रहे तो बाजार में आजकल हर विकल्प उपलब्ध है। आप बिल्कुल ध्यान दे करके कि वो सही है कि नहीं, उसके जो लेबल पढ़ के आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रवीण जोशी जी। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं एक तो डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, यादव जी और दो तीनों को अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है और डीडी किसान अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा लड़का 13 साल का है और उनकी स्कूल टाइमिंग्स बहुत हेक्टिक है, सीबीएसई पैटर्न है। हाँ, 13 साल का है, सवेरे 7:30 को चला जाता है और शाम को 4 बजे आता है। तो हम लोग ऐसे हालत में उसको किस प्रकार से डाइट दिया जाए, क्योंकि क्या आजकल एजुकेशन का भी बड़ा स्ट्रेस है बच्चों पर जी। मैं मेरे बच्चे की नहीं बात कर रहा, उसके साथ जो भी बच्चे हैं, तो इस हालत में उनको प्रोटीन से अच्छा खाना या किस तरह का डाइट देना चाहिए, मैं ऐसा मेरा सवाल था।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और एक तो सवाल। अच्छा इतना इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैं डॉक्टर वेदा कुलकर्णी यादव जी जी, और बहुत बहुत दूसरे धन्यवाद। जो है उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और डीडी किसान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी हमारे दर्शकों को जितनी जानकारी हम दे सके हम वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पर किया है कि बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है उसको कैसे मैनेज करें, उसमें पोषण का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि जैसे 7:30 से 4 की बात कर रहे हैं, कितना बच्चा लेकर जा पाएगा, उसके बाद पढ़ाई भी है, तो ऐसे में क्या कहेंगे डॉक्टर मेधा आप? हाँ, अभी इसमें ऐसा है कि बहुत सारे स्कूलों में उनके खान पान के लिए कुछ व्यवस्था होती है, लेकिन उसके साथ में घर में हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले। तो उनके जो स्नैक्स होते हैं वो अगर हेल्दी स्नैक्स हम दें, जैसे स्नैक्स में जैसे मैडम ने अभी बताया कि पफ जो आते हैं वो अगर पोटैटो चिप्स के बजाय आप जो हमारे लाजा है यानी जो राइस का पफ होते हैं उनका बनाए हैं, उनके लड्डू बनाए हैं, उनकी चिक्की बना सकते हैं जिसमें जैगरी भी पड़ती है, रागी के लड्डू बना सकते हैं, रागी के न्यूट्रिशन बार अवेलेबल होते हैं वो बना सकते हैं, या फिर जो मोटा अनाज है उनके जो ये बताया कि जैसे डोसा है, इडली है, ये सारी चीजें ये एक गृहिणी का या माँ का ये रहेगा, इसमें स्किल रहेगा कि वो किसके इतने विकल्प बना के उसमें दे सकते हैं। फलों के जो है वो भी बना सकते हैं, वो सलाड्स के रूप में दे सकते हैं, फलों के सलाड्स उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, या उसमें जैसे तिल या सिसमे सीड्स है, तिल सीड्स है या पंपकिन सीड्स है, ये सारे डाल के वो एक मदर का कौशल्य है उसमें कि वो किस तरह से उसको बिल्कुल, तो बना के बच्चों दे का सकते हैं। पोषण यहाँ बहुत जी। जरूरी हो जाता है। डॉक्टर यादव आपकी राय भी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। देखिए, मैं इस समस्या में कुछ समस्याएं जो माओ को समझनी चाहिए। होता क्या है, एक तो बच्चे शहरी जीवन शैली में देर से सोते हैं रात में, जिससे वो देर से उठते हैं, स्कूल से आधा घंटा पहले उठाया और फटाफट उन्हें तैयार किया, और माँ चाहती है कि कितना सारा उसे खिला दे, दिन भर के लिए चले जाए। तो मेरी ये विनम्र निवेदन है कि बच्चे को जल्दी सुबह उठाइए, थोड़ा वो व्यायाम करे, खेले कूदे, जिससे उसके जो दैनिक उसके मलों का शोधन है वो होने से बच्चे को ऑटोमेटिक भूख लगती है। जो भूख लगे तो बच्चे को खाना दें। जबरदस्ती दूध पिलाना या केला देना या अन्य चीजें खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अक्सर बच्चा उल्टी कर देता है, मैंने देखा है। तो और खाने में नाना प्रकार की चीजें हैं, जैसे तमाम मिलेट्स की चीजें हैं, इनको बॉईल करके टिफिन में दिया जाता है। जैसे दलिया को बॉईल कर लेते हैं और बड़ा उसको टेस्टी सा, ऐसे मिलेट्स को भी उपयोग कर सकते हैं, उनके टिफिन में रख सकते हैं, छाछ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम मीठे पदार्थों में बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैरायटी एंड टेस्ट दोनों को मैच करके बच्चे के मनोनुकूल और रुचिपूर्ण तरीके से बच्चे को देना चाहिए। शाम को उसको प्रॉपर डाइट होनी चाहिए ताकि बच्चा पूर्ण, और पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ बच्चे को पूर्ण खेलने का भी समय देना चाहिए। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, शरीर की मांसपेशी में, भोजन में उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर आपका बच्चा अच्छा खाना चाहता है तो उसको खेलने का, भागने का मौका होना चाहिए, तो उसको खाने में, आहार में भी रुचि आएगी। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों की जीवन शैली की अगर हम बात करते हैं तो प्रीति जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम बच्चों की जीवन शैली की बात करते हैं तो इसमें मेजर चीज आती है उनकी ट्रेनिंग की, कि आप उन्हें ट्रेन कैसे कर रहे हैं जी। क्योंकि बच्चे एक लर्निंग फेज में होते हैं और टीनेज तक आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, और उस ट्रेनिंग में उनके, जैसे अभी सर ने बताया कि उन्हें जल्दी सुलाइए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, उसके साथ में आप उन्हें डाइट के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। उनके जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप ही इस तरह के हो जाते हैं धीरे धीरे, जिस तरह का उन्हें घर में ज्यादातर खाना मिलता है। और अच्छे न्यूट्रिशन के लिए एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो विरुद्ध आहार का, आयुर्वेद का बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे इस तरह के डिजीजेस डेवलप होते हैं जो आपको इंस्टेंट शायद नहीं दिखेंगे, लेकिन लेटर स्टेजेस में वो डेवलप होते होते इस तरह से बन जाते हैं कि उनका क्योर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें अपनी डेली डाइट में घर पे बनाने नहीं चाहिए। जैसे आजकल स्मूदीज का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दूध में फ्रूट्स मिलाकर स्मूदी बना दी जाती है, या फिर दही के साथ में फ्रूट्स मिक्स करके स्मूदी बनाते हैं। वो हमें लगता है कि वो न्यूट्रिशन अच्छा है, बट अल्टीमेटली वो टॉक्सिन्स को ही बढ़ा रहा होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम देखकर अगर देखें तो हम बहुत सारी गलत चीजों को न्यूट्रिशन के रूप में यूज करने से बच सकते हैं।
और बच्चों में अगर हमें अच्छी आदतें डालनी है तो उसमें हम उनको ट्रेन इस तरह से करें कि वो सुबह उठकर थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, जिससे वो, अगर आप उन्हें थोड़ा खाना भी दे रहे हैं तो उनकी बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन लेने के लिए ज़्यादा ट्रेन होगी। और आप न्यूट्रिशियस खाने को भी डिलिशियस बनाकर उसमें वेरिएंट्स ला सकते हैं। जैसे आजकल हमारे पास मिलेट्स की नूडल्स हैं, मिलेट्स का पास्ता है, तो उसको भी हम बना सकते हैं और वो टेस्टी भी बनता है और बनने में इजी भी है। वो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा आपको कि आपको अलग अलग चीज़ें बनानी है, क्योंकि मदर्स भी वर्किंग हैं तो उनको अपने लिए भी चीज़ें देखनी है। तो वो आप एक ही ऐसी 2-3 डिशेस सुबह बना सकते हैं जिससे पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन कवर हो जाता है। बिल्कुल, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। ऐसे में प्रीति जी आपसे जानना चाहेंगे, जो हम स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं या फिर ऑटिस्टिक होते हैं, तो उनके खान पान में किस तरह का ध्यान देने की जरूरत होती है? देखिए, इस तरह की जितने भी डिजीजेस हैं जो स्पेशल केसेस की कैटेगरी में आती हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हमें उन बच्चों के साथ अग्रेसिव नहीं होना है और सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि हर एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो अलग जगह पर होती है, तो हमें उस इंटेलिजेंस को पहचानने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी इंटेलिजेंस को हम जो IQ के जो पैरामीटर्स हम देखते हैं कि हम सिर्फ उनके स्कूल की ग्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं, जो गलत है। अगर किसी का इंटेलिजेंस म्यूजिक में है या स्पोर्ट्स में है तो हमें उन बच्चों को उसी चीज़ में डेवलप होने देना चाहिए। उससे उनका लाइफ में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो इरिटेट कम होंगे। बच्चा आपका जितना कम इरिटेट होगा उतना इजी आपके लिए हो जाएगा उसे ट्रेन करना। तो स्पेशल चिल्ड्रन को दूसरों से कंपेयर कर कर नहीं चलना चाहिए और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे तो उन्हें ट्रेन करना इजी है, आपको उन्हें खाना खिलाना इजी होगा। तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी आप कंट्रोल कर पाएंगे और आप उन्हें चीजों में इंटरेस्टेड रख पाएंगे, तो आप उन्हें डिफरेंट खाना आराम से भी खिला सकते हैं और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उससे अच्छी होगी। बिल्कुल, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से अगर आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उससे आप निजात पा सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। सुखवंत जी हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं सुखवंत जी, आप दोबारा प्रयत्न कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और एक मेल आ गई है मेरे पास मध्य प्रदेश से राखी जी की, और इन्होंने लिखा है कि गर्भवती महिलाओं के पोषण के बारे में बताएं, क्या कहेंगे? डॉक्टर मेधा आपसे जानना चाहूंगी मैं। गर्भवती ये जो फेज होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है मदर के लिए और बढ़ता हुआ जो बच्चा है उसके लिए भी। उसमें ऐसा है कि उनका पोषण ये 3 जो ट्राइमेस्टर वाइज होता है, जैसे फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में कुछ अलग लेना चाहिए, सेकंड 3 ट्राइमेस्टर में अलग और थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों की, तो यानी फिटस की। तो इस और मदर का भी स्वास्थ्य उसमें अच्छा रहना ज़रूरी है। तो उसमें एक तो है तो फ्रेश खाना खाना चाहिए, पैकेज फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खान पान की जो है मात्रा जो है वो अपना पोषण और अपने साथ में बच्चों का पोषण। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यानी दुगना लेना है, ऐसा नहीं है। बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट खुद बताता है कि उसको कितना चाहिए करके। अक्सर गर्भवती महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि अपने से दुगना खाइए क्योंकि 2 लोगों का खाना खा रहे हैं। ऐसे में इस भ्रांति को कैसे दूर करेंगे आप? तो ऐसा नहीं है। बच्चा जो होता है, जो हर जीव, हम भी अगर देखें तो अपनी भूख के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी बॉडी जो है वो अपना बताती रहती कि इतना खाना चाहिए। तो उसी के अनुसार गर्भवती में भी ये देखना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट लेनी। लेकिन उसमें ऐसा है कि जो रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरी है तो 500 या 600 कैलोरी आप ज़्यादा खानी चाहिए। लेकिन और एक मिसकंसेप्ट हमारे यहाँ होती है कि उसे बहुत सारा पौष्टिक खाना देना है, जैसे उसमें घी ज़्यादा देना है या तली हुई चीज़ देनी है, ये ऐसा नहीं है। उसमें आप जो खाना खा रहे हैं वो सुपाच्य होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसमें दूध की मात्रा जरूर बढ़ाइए। जो रसायन हमारे आयुर्वेद में बताते हैं कि हमारा धातु बढ़ाना, यानी जो जीव बन रहा है उसके सारे धातु जो है वो बनाने के लिए उसमें दूध का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, चावल का प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारी रेसिपीज आयुर्वेद में बताई गई है।
खजूर है, रागी है, जैगरी है, ये सारी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। नवनीत यानी मक्खन जो होता है वो उसमें होना चाहिए उनके खान पान में। और जब जैसे ही भूख रहती है वो उन्होंने खाना चाहिए। रात का जो खाना है वो ज़रा पहले खाना चाहिए। हर स्वस्थ व्यक्ति में भी ऐसा है, लेकिन गर्भवती में भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत पेट भर के नहीं खाना चाहिए क्योंकि एसिडिटी की तकरार बढ़ती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो नौशिया रहता है, जैसे मछली होती है, तो उसमें आप सूखा थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैंने पहले भी बताया कि 6 रसों का जो प्रमाण है, बैलेंस डाइट है, वो गर्भवती में वो ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको ध्यान रख के उसमें उनका खान पान रहना चाहिए। और जो यानी तली हुई चीज़ है या चाट है, वो उन दिनों में रहता है कि खट्टी चीज़ खाए या इस तरह के क्रेविंग्स होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। खट्टी चीज़ खानी है, लेकिन वो खट्टी चीज़ कौन सी खानी है ये भी देखना चाहिए। खट्टी चीज़ में आंवला भी आता है, खट्टी चीज़ में टमाटर भी आता है, इमली भी आती है। तो आंवला ये जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसका सेवन आप ज़रूर कीजिए उसमें। और जो चाट वगैरह है उसका सेवन जरा कम कीजिए, तीखी चीज कम खाइए। तो ये सारा जो ये है वो आपको देखना चाहिए कि कैसा खाना। तो राखी जी, आपका जो सवाल था कि गर्भवती महिलाओं का पोषण कैसा होना चाहिए, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से इसके बारे में बता दिया है। और ऐसी ही जागरूकता भरी जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के बारे में। मोटे अनाजों की महत्ता को समझ रहे हैं, सही पोषण के ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। हमारे 3 विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में, जो हमें जागरूक कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी जो समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी की जाती है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। swasthkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और इस वक्त भी बता दें कि ईमेल हमारे पास आ गई है सुखवंत जी की पंजाब से, और इन्होंने पूछा है कि जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें कौन से मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर यादव, क्या कहेंगे आप? देखिए, मिलेट्स में जितने भी मोटे अनाज हैं, लगभग मधुमेह में वो सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बल्कि इसमें जो सामान्य रूप से हम गेहूं चावल खाते हैं, अगर इसको कम करके आप रागी है, जौ है, इसमें विशेष तौर पे जौ का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जौ जो है एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक के साथ साथ एक्स्ट्रा वेट को भी रिड्यूस करता है। रुक्ष होने से और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होने से ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। शुगर को नेचुरल रूप से कम करता है और वजन को भी घटाता है। तो इसलिए जितने मोटे अनाज हैं इनका जरूर सेवन करें, और साग सब्जियों का भी सेवन करें केवल, और व्यायाम भी करें साथ में। जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपका डायबिटीज ऑटोमेटिक कम होती है। शरीर पे जो आहार का है लोड कम हो जाता है और बेहतर तरीके से इंसुलिन को सीक्रेट करता है, उससे उसका शुगर का यूटिलाइजेशन हो जाता है, और आपके मधुमेह के कारण जो अन्य अंग या अवयवों में खराबी आती है, जैसे किडनी पे इम्पैक्ट आता है, हार्ट पे, आंखों पे इम्पैक्ट आता है, वो मोटे अनाज की वजह से कम आएगा। तो आप इनका सेवन कर। और एक चीज में और, भुने हुए अन्न, विशेषकर जैसे चना हम भून के खाते हैं, मोटे अनाज हैं, जौ को भून के खाते हैं, और एक जौ का सत्तू
जो चना जौ का सत्तू बनाते हैं, इसको पानी में घोल के भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात है, वर्षा ऋतु में जल में घुला हुआ सत्तू का सेवन नहीं करना है। ये वायु, आद्यमान और गैस बनाता है, इसलिए वर्षा ऋतु छोड़ के बाकी टाइम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। साथ ही जैसे आपने भी शुरुआत में कहा कि रोटी और चावल की जगह मोटे अनाज का सेवन कर ले, तो रोटी और चावल जो मधुमेह के रोगी होते हैं उन्हें अक्सर कहा जाता है कि कम से कम उनका सेवन करें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मोटे अनाज जो चावल और रोटी की बात है, एक्चुअली दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये मधुर मात्रा इनमें ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, शरीर पे और लिवर पे एक इनको पचाने की, ऊर्जा पैदा करने की क्षमता ज्यादा होने से पचाने में दिक्कत होती है। तो जब ज्यादा ऊर्जा बनाएंगे तो शरीर में मधुमेही के रोगी जो है ऊर्जा का इस्तेमाल मांसपेशी में सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मूत्र मार्ग से उसकी धातु जो है, ओज धातु, वो धीरे धीरे निकलती है और वो कमजोर होता है। हट्टा कट्टा मोटा ताजा दिखने के बाद भी उसमें शारीरिक श्रम करने की क्षमता घटती चली जाती है। इसलिए उससे हल्के सुपाच्य और आसानी से जो पच जाएं, ऊर्जा कम पैदा करें और ज्यादा शरीर को नुकसान न करें, ऐसे आहार का उपयोग करने से, तिक्त रस वाले आहार का, जैसे कि परवल है, ठीक है, कटु तिक्त कसाय रस वाले, जैसे जामुन है, इस समय जामुन बहुत आ रही है, जामुन खाइए आप। जामुन के बीज, आम के बीज, इनके गुठलियों का चूरन बना लें, तो ये आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। तो इस तरह के सीजनल फल और फ्रूट्स को खाइए, बेसीजन मौसम के फलों को मत खाइए। व्यायाम करिए, बहुत ज्यादा आलस मत रखिए। आलस रखने से भी धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है और मोटापा मधुमेह को लाता है और धीरे धीरे आपके शरीर को बेकार करता है। तो मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए, योग करिए, व्यायाम करिए और फलों में, जैसे आपको मैंने बताया जामुन है, इस तरह के फलों का इस्तेमाल करिए और कटु तिक्त कसाय रसों का अधिक से अधिक इस्तेमाल। करेला एक अपने आप में बहुत ही आपको रामबाण चीज है। करेले का स्वरस के फॉर्म, अच्छा करेला हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा मसालेदार बनाते हैं, इससे उसके गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। हमें करेले को धो के केवल उसको वैसे ही पका के हाफ बॉइल्ड या बॉइल्ड करके खाना चाहिए। वो आपका पेट भी साफ करेगा, एक्सेस शुगर को भी कम करेगा और औषध की तरह वो शरीर पे काम करता है। बिल्कुल। तो इसलिए जौ का, कोदो का, जो भी मिलेट्स हैं आपके, उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो देखिए, जो मधुमेह के रोगी हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एक मेल मेरे पास और आ गई है राजस्थान से गीता जी की, और इन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी जांच करवाई थी, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी बताई गई है, इसके लिए मैं किस चीज का सेवन कर सकती हूँ? प्रीति जी क्या कहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक बात है विटामिन B12 की, तो जितने भी हमारे मिलेट्स होते हैं उसमें सभी तरह के बी विटामिन, अब बी विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं और सभी तरह के बी विटामिन जो हैं वो मिलेट्स में पाए जाते हैं, वो हम ले सकते हैं। और इसमें हम हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। विटामिन D3 के लिए आप जो सुबह की हल्की धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, 9 बजे से पहले वाली जो धूप है उसमें ज़रूर बैठें। और नेचुरल सोर्सेज के लिए, कैल्शियम के लिए और विटामिन D के लिए भी मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। आप सभी तरह का अनाज ले सकते हैं। तो आपका जो नॉर्मल रोटी है, जो गेहूं का आटा है, उसे रिप्लेस कर सकते हैं और सभी तरह के मिलेट्स को एक एक करके इंक्लूड कर लीजिए। उन सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा मत बनाइए, वो पचने में भारी हो सकता है, तो वो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर सकता है। आप सभी तरह के मिलेट्स यूज करें, हरी पत्तेदार सब्जियां यूज करें और जो सीजनल सब्जियां हैं और जो सीजनल फल हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाएं। और अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो फिर आप डॉक्टरी सलाह लेकर उस तरह से आगे बढ़िए। पर जो डाइट है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो आपकी जो मेडिसिन की जो आपकी डिपेंडेंस है वो कम कर देती है, वो काफी कम हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, कार्यक्रम जो है अब अंतिम पड़ाव पे है। मैं 10-10 सेकंड में आप तीनों से ही एक राय लेना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। अच्छे सेहत के लिए क्या संदेश रहेगा? डॉक्टर मेधा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, संक्षेप में बताएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं कहूंगी कि आपकी बॉडी की जो वो रिक्वायरमेंट बताता है उन्हें सुनिए। जब भूख लगती है तब खाना खाइए, जब
प्यास लगती है तब पानी पीजिए, एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये 3 चीजें जो है ना वो आप ध्यान रखिए, ध्यान में रखना है। बिल्कुल डॉक्टर यादव, आपसे जानना है। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट के साथ साथ हमें अन्य आहारों को निगलेक्ट नहीं करना है। मिलेट के लिए पागलपन नहीं करना है। देखिए, इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। मिलेट्स को, जैसे बाजरा ले लीजिए, इस समय गर्मियों में अगर हम बाजरा खाते हैं तो शरीर में काफी गर्मी करता है और नुकसान करता है। तो ये सर्दियों में उपयोग करिए। जिस समय जो चीज आपको लाभ करे उसी समय उसका उपयोग करें, अति योग ना करें। जी बिल्कुल, जितनी जरूरत है सही समय पर भी उपयोग करें। प्रीति जी, आपसे भी अंतिम संदेश यहाँ पर लेना चाहेंगे। जी, वैसे तो सर ने और मैडम ने बहुत चीज़ों को हाईलाइट कर दिया अभी, पर इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी नई तरह के फैशनेबल डाइट्स के ट्रेंड आते हैं उनसे दूर रहिए। जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल रहा है, तो वो सबको सूट नहीं करता। और कीटो डाइट, पेलियो डाइट, ये सब अलग अलग देशों के हिसाब से, वहाँ के अलग अलग पॉपुलेशन, उनका जो जीन्स है उनके हिसाब से डिजाइन की जाती है। तो आप जो खाएं, जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है, आपकी स्टेट का जो कल्चर है, उसके हिसाब से खाएं। जो आपका लोकल प्रोड्यूस है, लोकल खाने पे ज्यादा ध्यान दें। सुपर फूड्स के कॉन्सेप्ट में मत जाइए, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगा। आपके लिए सुपर फूड वही है जो आपके लोकल प्रोड्यूस में है और जो सीजनल डाइट है। इसमें मैं एक जोड़ना चाहूंगी कि आत्मानम समीक्षा, अपने को खुद को जानिए। खुद की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता। अपनी शरीर की जितनी जरूरत है उसको पहचान कर ही आपको पोषण लेना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो देश भी रोशन ही होगा, देश भी स्वस्थ ही रहेगा। बिल्कुल, आप तीनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप यहाँ पर आए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तीनों ही डॉक्टर्स ने जो भी सलाह, जो भी जागरूकता आप तक पहुंचाई है, वो आपके लिए लाभान्वित साबित हुई होगी। साथ ही आपको बता दें कि हमेशा ही आपके सुझावों का, आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर कोई सुझाव, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, swasthkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे आपसे एक नए विषय पर, यानी कि एक नए रोग पर आपको जागरूक करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।